अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल मेरा सितमगर कैसा लग रहा है? आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अबान की बातें राधिया के सिर के ऊपर से गुजर गई। जब कैमरे में उसकी बातें सुनकर शाह ने जोरदार कहका लगाया। आज वो आखिरी बार ऑफिस आई थी। बाबा ने उसे अपने निकाह के बारे में अपने ऑफिस वर्कर्स को बताने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि रेस को पता हो। इसलिए आज जॉब से रिजाइन करके वो सीधा रेस के कैबिन में आई थी। इजाजत मांगकर वो अंदर आई। अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी, उसे काम में मसरूफ देखकर पूछा। अरे नहीं, इतना बिजी नहीं हूँ, बताओ क्या काम है? रेस ने फाइल एक तरफ रखते हुए कहा। वो आज शाम मेरा निकाह है। गन्ना ने उसके सर पर धमाका किया। वैसे तो बाबा ने मुझे मना किया था किसी को भी बताने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती थी। आपने मेरी इतनी हेल्प की, मेरा इतना साथ दिया। वैसे तो मैं आपके एहसान चुका नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं आपका थैंक यू कहना चाहती थी। प्लीज आज शाम आप मेरे निकाह में जरूर आइएगा। गन्ना ने बात करते करते एक बार उसके चेहरे को देखा, जो उसके चेहरे पर नजर गाड़े न जाने कब से सदमे से देख रहा था। क्या उसकी मोहब्बत इतनी बेअसर थी जो उसके दिल में एक अपना निशान तक नहीं छोड़ पाई? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आएंगे ना आप मेरे निकाह में? गन्वा ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं। जवाब इतना बेसाख्ता था कि गन्वा उसे देख कर रह गई। क्यों? गन्वा ने उसे देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं आऊंगा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आई नो आप बहुत बिजी हैं, इतना काम होता है आपको। इट्स ओके, ना भी आए तो मैं समझ सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ। गन्वा को उसका इस तरह से इनकार करना अच्छा तो ना लगा। फिर उसे लगा कि रेस पर ऑफिस की बहुत जिम्मेदारी है। वो हर वक्त ही किसी न किसी काम में उलझा रहता है। शायद वो बिजी हो गया इसलिए इनकार कर दिया। इससे बात करके वो जाने लगी थी। क्या इतने वक्त में तुम्हें एक बार भी मेरे जज्बात का एहसास नहीं हुआ गन्वा? उसकी आवाज ने गन्वा के बढ़ते कदम रोक दिए। वो गन्वा के बारे में ऐसा सोचता था, ये तो उसने कभी सोचा भी ना था। क्या तुम मेरी मोहब्बत को एक मौका दे सकती हो? मुझे बस एक मौका चाहिए, प्लीज। मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। आज तक गन्वा ने उसे इतना उदास कभी ना देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया, उसकी कलाई अपने हाथ में थामी। क्या मुझे मेरी मोहब्बत को साबित करने का एक मौका दे सकती हो? आज मेरा निकाह है, गन्वा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ गन्वा, रेस चिल्ला उठा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे निकाह में नहीं आएंगे। ना जाने क्यों रेस के जज्बात और लोद होती नजरों से उसे खौफ आने लगा था। वो तकरीबन भागते हुए उसके कैबिन से निकली और अपने घर की राह ली। राधिया और अबान किचन में कुछ कर रही थी जब शाह और हमजा वापस आए। हमजा की नजरें तो आते ही निशी को ढूंढने लगी, जबकि शाह फ्रेश होने अपने कमरे में चला गया। हमजा को किचन में देखकर उनको समझ आ चुकी थी कि शाह वापस आ चुका है। उसने शाह से कराची न जाने की बात करनी थी, इसलिए वो उन दोनों को तन्हा छोड़कर रूम में आ गई। शाह वॉशरूम में शायद नहा रहा था। जब नजर बेड पर पड़े शाह के मोबाइल पर पड़ी, वो एक बार पहले भी शाह के मोबाइल से अपने बाबा के फोन पर बात कर चुकी थी। फोन देखकर उसे लगा जैसे उसे एक और मौका मिल गया हो। उसे शाह से डर भी लग रहा था, कहीं वो फिर से जालिम जलाद बनकर उसे ना मारे। अब जो भी था, अपने बाबा से बात के बगैर वो रह नहीं सकती थी। हिम्मत करके उसने फोन उठाया और अपने बाबा का नंबर मिलाने लगी, जब पीछे से अचानक किसी ने अपनी बाहों में ले लिया। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर कालीन पर जा गिरा। सोई तुम बिजी थी, किसी से बात कर रही थी और मैंने बात करने का मौका नहीं दिया। शाह ने मुस्कुराते हुए उसका रुख अपनी तरफ फेरा। वो मैं फोन नहीं कर रही थी किसी को, मैं तो बस देख रही थी। उसने बहाना बनाना चाहा। आज तो उसे जान से मार डालेगा। उसके उड़े हुए रंग लड़खड़ाती जबान पर शाह ने बेख्तियार कहका लगाया। तुम भी ना प्रिंसेस, हद करती हो। मैं आज ही तुम्हारे लिए ऐसा ही फोन मंगवा दूंगा, लेकिन उस पर तुम सिर्फ मुझसे बात किया करोगी। अबान हैरत से मुंह खुले से देख रही थी, ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रही है। वो बिना कोई तासुर दिए उसके लिए नए मोबाइल की बात कर रहा था। ये कौन से कलर का ड्रेस पहन लिया तुमने यार? जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, फिर हम नीचे चलते हैं डिनर के लिए। उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ मोड़ते हुए शाह ने उसे जाने के लिए कहा। जब जमीन पर पड़ा शाह का फोन बजने लगा। हाँ बोलो, क्या खबर है? शाह ने फोन उठाते ही कहा। सराय लाला की बड़ी बेटी गन्वा का निकाह है। लड़का इस्लामाबाद का रिहायशी है और 2 दिन बाद लाला की बेटी की रुखसी है। ठीक है, बस इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। डियर प्रिंसेस, मैंने कहा था ना, लाला की गलतियों की सजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तैयार हो जाओ हमेशा के लिए लाला से दूर होने के लिए। आज के बाद मेरी अबान सिर्फ मेरे बारे में सोचेगी और तुम मुझसे कराची ना जाने के बारे में बात करने वाली थी ना, अब तुम खुद मुझसे कराची चलने के लिए कहोगे। कितना टाइम लगाओगी प्रिंसेस? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, जबकि अबान ने ही एक सेकंड
ज़ाया के बगैर दरवाज़ा खोल दिया। मैं तैयार हूँ, चलें, अबान ने दरवाज़ा खोलते ही कहा और एक साइड से निकल लगी क्योंकि ड्रेसिंग रूम के पूरे दरवाजे पर शाह उसका रास्ता रोके खड़ा था, जबकि अपने पसंदीदा लिबास में अबान को देखकर बेखुद सा हो गया। लेकिन फिलहाल खुद को कंट्रोल में रखने का वक्त था, क्योंकि अबान के साथ एक नई जिंदगी वो कराची जाके शुरू करने वाला था। और वैसे भी वो अब अबान की मर्जी के खिलाफ उसके पास नहीं जाना चाहता था। उसे यकीन था कि वो अब उसकी अबान खुद उसके पास आएगी। उसका हाथ थामकर वो कमरे से बाहर ले आया। क्या बात है आराध्या, आज तुम काफी उदास लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हमजा कब से एक ही पोजीशन में बैठे देखकर पूछने लगा। आराध्या, जो निगाह बेगम की फोन कॉल के बारे में सोच रही थी, हमजा की आवाज इस तरह से चौंकी जैसे चोरी गति पकड़ी गई हो। नहीं नहीं, मैं तो उदास नहीं हूँ, तबीयत ठीक है मेरी। अपने माथे पर कपकपाता हाथ रखकर खुद को यकीन दिलाया कि वो ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक है तो इस तरह से क्यों घबरा रही हो? नहीं हमजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। आराध्या ने बहाना बनाया। मैं तुम्हारे लिए चाय का कहता हूँ, उसे बोलकर वो किचन में जाने लगा। जब आराध्या ने रोका, अब जरूरत नहीं है, अब डिनर का वक्त हो गया, खाना खाकर थोड़ी देर सो लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मुलाजिमा ने डिनर टेबल पर लग जाने का बताया तो वो दोनों बाहर आ गए। निकाह बेगम उसके फोन नंबर तक पहुंच चुकी है, तो यकीनन उसके घर पर भी जरूर गई होगी। वो इसके बारे में सब कुछ जान चुकी होगी। आराध्या को डर लग रहा था, लेकिन अपना डर किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। सब मेहमान आ चुके थे। निकाह शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह गया था जबकि वो कमरे में तैयार हो रही थी। बाबा ने आकर उसे रेस के आने की खबर दी थी। बाबा रेस को पसंद करते थे, उन्हें हमेशा से एक बेटे की कमी महसूस होती थी। रेस ने बुरे वक्त में उनका साथ देकर उसकी कमी को पूरा किया था। वो यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपनी जिंदगी अपने दिल में आने वाली पहली लड़की को किसी और का होते देखने आया था। वो नहीं चाहता था कि गन्ना उसे इस गिल्ट में रहे कि उसने रेस का दिल दुखाया। वो हर किसी की खुशियों के बारे में सोचता तो अपनी मोहब्बत की खुशियों के बारे में कैसे न सोचता। वो बाबा के साथ मिलकर हर एक काम में उनकी मदद कर रहा था। मेहमानों की खातिरदारी से लेकर घर की सजावट, हर चीज में हिस्सा ले रहा था। जब मौलवी साहब आए और निकाह की रस्म शुरू हुई, तभी कुछ पुलिस इंस्पेक्टर बिना दरवाजा खटखटाने की जहमत किए तेजी से अंदर दाखिल हुए। जी आप लोग यहाँ? रेस ने मौका की नजाकत को समझते हुए पुलिस वालों से पूछा। लाला हयात खान कहाँ है? हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। एक इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हुए बोला। किस जुर्म में? रेस के माथे पर बल पड़े। शाहजर शाह के ऑफिस में चोरी करने के जुर्म में, इंस्पेक्टर ने लठमार अंदाज में जवाब दिया और लाला की तरफ बढ़ा। अगले ही लम्हे उसे हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। मेहमानों में सरगोशियां शुरू हो गई, जबकि रेस बिना किसी की परवाह किए गन्ना को अपने साथ लिए थाने चला गया। हर बार की तरह इस बार भी रेस उसका सबसे बड़ा हमदर्द था। रेस, मेरे बाबा ऐसे नहीं है, वो शाप झूठ बोल रहा है, उसने पहले भी हमें कहीं का नहीं छोड़ा। न जाने अबान किस हाल में होगी और अब वो बाबा के साथ ये कर रहा है। इसी डर से पापा मेरा निकाह कर रहे थे। उन्हें पता था शाह ने जिस तरह से अबान के साथ किया है उसी तरह से मेरे साथ भी कुछ करेगा। इसी डर से बाबा मेरी इतनी जल्दी शादी कर रहे थे। तुम घबराओ गनवा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। उसे हौसला देकर वो इंस्पेक्टर से बात करने चला गया। गन्ना को अपनी शादी टूटने का कोई अफसोस न था, न ही शादी के लिए उसने कोई ख्वाब सजाए थे। वो तो बस अपने बाबा की खुशी में खुश थी, लेकिन शाह से उनकी ये खुशी भी बर्दाश्त न हुई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाह कमरे में आया तो अबान भी पीछे आ गई। किसी भी तरह उसे शाह को कराची ले जाने से रोकना चाहती थी, क्योंकि कल ये लोग जा रहे थे। हाँ बानी जाने क्यों नहीं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर बिठाया, अपनी जेब से मोबाइल निकाला। फिर मोबाइल में कुछ ढूंढते उसने एक वीडियो निकाला और उसके सामने कर दिया। वीडियो देखकर अबान बौखला गई, क्योंकि इस वीडियो में कुछ पुलिस ऑफिसर एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे थे, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। अबान ने फोन शाह के हाथों से ले लिया। ये सब अबान ने वो यकीनी से शाह की तरफ देखा। ये तुम्हारी कल वाली गलती की सजा है। शाह ने मोहब्बत से उसके चेहरे पे आए बालों के पीछे किया, लेकिन अबान ने अगले ही पल उसका हाथ छुटलाया और उठकर खड़ी हो गई। जब शाह ने बेदर्दी से उसका हाथ पकड़ा और बेड पर गिराया। कितनी बार समझाया तुम्हें मुझसे इस तरह से खुद से दूर ना किया करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। शाह इतने गुस्से से दौड़ा कि सहमी हुई अबान की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज ऐसे मत करें, मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरे बाबा को नहीं। अबान की उगलती हुई सांसों ने शाह को परेशान कर दिया। कैसे न दो उसे सजा अबान, मैंने कहा था ना, अपने बाप की गलतियों की सजा तुम भुगतोगे और तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारा बाप भुगतेगा। यही तो दुनिया का असूल है, किसी के किए की सजा किसी को मिलती है। नहीं प्लीज नहीं, गलती मेरी है, प्लीज मुझे सजा दे। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दें।
सोचा जा सकता है इस बारे में, मगर कैसे? तुम उसके किए की सजा भुगत रही हो, वो तुम्हारे किए की सजा भुगतेगा, लेकिन एक हल है इसका। शाह ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। क्या? बस तुम कह दो लाला से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, ना वो तुम्हारा बाप है और नहीं तुम उसकी बेटी हो, तुम सिर्फ शाह की हो। तुम अपने आप को शाह के नाम करती हो, तुम्हें लाला के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नहीं, तुम किसी लाला को जानते ही नहीं हो। तुम मेरे साथ कराची चलोगी और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारोगी जिसमें शाह होगा और उसकी प्रिंसेस, हम किसी दूसरे तीसरे को हमारे दरमियान आने ही नहीं देंगे। शाह ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? वो मेरे बाबा हैं। अबान की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारा बाप है तो तुम्हारे किए की सजा भुगतेगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कोई गलती मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, अच्छे से सोच समझ कर फैसला करो। तब तक ये पुलिस वाले लाला को कुछ नहीं कहेंगे और 1 घंटे के बाद तो तुम वैसे भी मेरे निकाह में हो, मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन लाला की जिंदगी की मैं कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर तुम वादा करो कि तुम लाला से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, उससे हर रिश्ता तोड़ दोगी, उसे भूलकर मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी, तो लाला बच सकता है। बस इतना कहकर वो चला गया, जबकि अपना मोबाइल वहीं छोड़ गया जिसमें अबान बार बार अपने बाप को मार खाते देख रही थी। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इंतजार से थक हार कर आमना आज शाह हवेली आई थी। हवेली किसी दुल्हन की तरह सजाई की थी या यकीनन यहाँ कोई शादी थी। एक औरत बच्चे को देकर हयात उनकी तरफ आया। उस बच्चे की शख्सियत में अजीब सा गरूर था जिसे देखकर ही लाला को अजीब लगा। क्या आपको कुछ काम है? लाला उस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। ये कैसे हो सकता था किसी अनजान को इस तरह से हवेली के अंदर आने दे? मैं शामिर शाह की बीवी आमना हूँ और ये बच्चा उनका शाहजर, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आमना ने बिना तमहीद बांधे कहा। आप यहीं रुके, मैं शाह साहब को खबर देकर आता हूँ। उसे वहीं रोककर वो सीधा बाबा के पास आया था। वो उन्हें खबर देकर बाहर लाया। आमना को हवेली में देकर बाबा गुस्से से उसकी तरफ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे बदजात औरत हमारी हवेली में कदम रखने की? वो गुस्से से धाड़ते हुए बोले। उनके इस तरह से धाड़ने पर शाह ने आमना का हाथ थामा। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस शामिर से मिलना है। उनके मुंह से अपने लिए गाली सुनकर और आमना को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ शामिर से मिलना चाहती थी, जो अपने माँ बाप के घर आकर अपने बेटे और बीवी को भूल चुका था। हाँ, शामिर तुमसे नहीं मिलना चाहता। ये हवेली साइड देख रही हो? इससे तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि इस हवेली के इकलौते वारिस शाहमीर का निकाह है। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाकर उन्होंने आमना के पैरों से जमीन खींची। ये आप क्या कह रहे हैं? शामिर ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसका 10 साल का बच्चा है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। आमना तड़प उठी थी। मेरे शाहमीर का बच्चा, और आज से ये नहीं रहेगा हमारे साथ। बाबा ने मोहब्बत से शाहजर को देखा, जो उनकी बात सुनकर अपनी माँ के साथ तकरीबन चिपक चुका था। यहाँ बेटा, तुम्हारे बाबा अंदर हैं। हयात लाला को बाबा का इशारा मिलते ही वो आगे बढ़ा और शाह का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर ले जाने लगा। छोड़ो मेरे बच्चे को, मेरे साथ जाएगा। तुम लोग मुझसे अलग नहीं कर सकते इसे। आमना उसके पीछे जाने लगी, जब बाबा बेदर्दी से उसका बाजू पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए हवेली से बाहर ले गए। तुम जैसी औरत के हमारे हवेली में कोई जगह नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा कभी हमें अपना चेहरा मत दिखाना। हयात लाला शाहजर को लेकर अंदर आया, जहाँ उसने देखा कि खूबसूरत लड़की के साथ उसका बाप दूल्हा बना बैठा है। 10 साल का एक नासमझ बच्चा अपनी माँ की सोतन को अपने बाप के पहलू में बैठे देखकर बहुत कुछ समझ चुका था। उसने एक झटके से अपने हाथ लाला के हाथ से छुड़ाया और भागते हुए हवेली से बाहर जाने लगा, जहाँ उसका दादा उसकी माँ को धक्के मारकर निकाल रहा था। वो भागकर अपनी माँ के सीने से लगा। मामा, बाबा भी आतिफ के बाबा की तरह हमें छोड़कर चले गए हैं। शाहजर बिलक बिलक कर रोते हुए बोला। हयात, अलग हो करो इस औरत से हमारे पोते को। बाबा ने हयात लाला को हुक्म दिया। हयात लाला हुक्म की तकमील करते हुए उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार जो मेरी माँ को हाथ लगाया, वरना हाथ जड़ से अलग कर दूंगा। शाहजर चिल्लाते हुए बोला। इस वक्त वो किसी भी लिहाज से 10 साल के एक मासूम बच्चा न लगा। चले मामा, हम बाबा के साथ नहीं रहेंगे। माँ, बाबा भी आतिफ के बाबा की तरह गंदे हैं, हम कभी उनसे नहीं मिलेंगे। माँ का हाथ पकड़ा और सहारा देकर खड़ा किया। आमना के चेहरे पर एक गरूर था, जो हयात और बाबा ने नोट किया था। आज एक माँ ने अपने नन्हे से मासूम बच्चे का हाथ इस तरह से थामा था जैसे किसी जवान बेटे का सहारा मिला हो। साईं, शाहजर बाबा तो बिल्कुल आप पे गए हैं। आपने देखा, वो बिल्कुल आपकी तरह बात करते हैं। हयात की बात सुनकर बाबा मुस्कुराए। हमारे पोते को हमारे पास होना चाहिए हयात, हमें हमारा पोता चाहिए। फिक्र न करें साईं, लेकिन शामिर साईं को क्या जवाब देंगे? अगर आमना मर जाएगी तो शाहजर का ख्याल उसका बाप ही रखेगा ना? बाबा ने चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजाकर कहा, जिसे देखकर ही लाला भी मुस्कुराया। आप बेफिक्र हो जाए, आपका काम हो जाएगा। हमें तुम पर यकीन है हयात, हमारा कोई हुक्म नहीं टाल सकता।
रेस हर मुमकिन कोशिश कर चुका था लाला को बाहर निकालने की, लेकिन उसकी हर कोशिश को शाह ने नाकाम बना दिया था। रेस को समझ नहीं आ रहा था आखिर शाह की उन लोगों के साथ क्या दुश्मनी है, वो जो इस तरह से उनसे बदला ले रहा था। एक थप्पड़ की वजह से तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। अगर ये सब कुछ उस थप्पड़ की वजह से हुआ था तो उससे बदला गन्वा से लेना चाहिए था, ना कि लाला और आबान से। वो जितना सोच रहा था उतना उलझ रहा था। रेस बेटा, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, कोई एहसान करोगे? उस वक्त वो लाला के साथ जेल में बैठा था। अंकल, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। आपने कहा था अगर आपका कोई बेटा होता तो शायद मेरे जैसा होता। मैं तो बस आपकी इस बात का मान रखे हूँ और अब आप मुझे बार बार शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हुक्म कीजिए, क्या करना है मुझे? रेस ने उनके हाथ पर हाथ रखे यकीन दिलाया, शाह किसी को नहीं छोड़ेगा। पहले उसने अबान के साथ निकाह किया, उसके बाद मुझे यहाँ जेल भिजवा दिया और अब न जाने गन्वा के साथ क्या करेगा। मुझे डर है कि वो मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा न कर दे। उसी डर से मैं उसका निकाह कर रहा हूँ, लेकिन अब तो ये नहीं हो सकता। क्या तुम मुझ पर एहसान करके मेरी बेटी गन्वा से निकाह करोगे? कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम आराम से सोच लो। ये निकाह एक आरजी निकाह होगा। मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा तो बेशक उसे आजाद कर देना, बस जब तक मैं यहाँ पे हूँ मेरी बेटी के साहिबान बन जाओ। बाबा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल क्या आप क्या कह रहे हैं? गन्वा इस निकाह के लिए कभी तैयार नहीं होगी। रेस को ज्यादा फिक्र गन्वा की थी। तुम फिक्र मत करो, गन्वा से मैं बात करूंगा। पहले भी तो वो मेरी मर्जी से निकाह कर रही थी, वो इनकार नहीं करेगी। बस लाला ने एक बार फिर से उसके सामने हाथ जोड़े जिसे रेस ने थाम दिए। आप गन्वा से बात करें, मैं मौलवी साहब का इंतजाम करता हूँ, लेकिन इसके बाद आप मुझे सारी सच्चाई बताएंगे। रेस ने शर्त रखी, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा बेटा, लेकिन फिलहाल मेरी ये मुश्किल आसान कर दो। बाबा जी आप क्या कह रहे हैं? ये मुमकिन नहीं है, प्लीज। उसने हर मौका पर हमारा साथ दिया, उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम उससे उसके एहसानों के इस तरह सजा दें। नहीं बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने उससे बात कर ली है और मैंने उससे कह दिया है कि निकाह आरजी है, वो जब चाहे तुम्हें छोड़ दे। जिंदगी भर के लिए तुम्हें थोड़ी न अपने साथ बांधे रखेगा। सिर्फ कुछ वक्त की बात है, जब तक ये सब कुछ ठीक होता है उसके बाद तुम दोनों आजाद हो जाओगे। मैंने उसकी बहुत मुश्किल से मनाया है बेटा, तुम इनकार मत करना। बाबा के अल्फाज जहन्नम की हवा से कम न थे। उसके बाप ने उस शख्स को मिलते करके उससे निकाह पर राजी किया था जो उससे मोहब्बत का दावेदार था। आज ही उसने उसकी मोहब्बत को अपने कदमों में रोन के आई थी और आज रात ही उस शख्स ने उसे अपने कदमों पर ला गिराया था। मौलवी का इंतजाम होते ही निकाह की रस्म अदा गई थी। गन्वा हयात खान गन्वा शाहरेज खान बन गई थी, लेकिन उसके लिए ये कोई खुशी की बात ना थी, क्योंकि ये निकाह तो बस चंद दिनों का था, एक आरसी निकाह। न जाने कि उसका दिल घबरा रहा था। उसे लग रहा था शाह के आदमी उसे ढूंढेंगे जरूर, लेकिन इसलिए शाहजर को अपने साथ कराची वापस ले जाने की बजाय लाहौर लेके जा रही थी। शोहर को खो चुकी थी, अब अपने बेटे को खोने का रिस्क नहीं ले सकती थी। मामा मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? शाहजर ने पूछा। दुनिया में अल्लाह ने हर किसी का ठिकाना बनाया होता है, हमारा ठिकाना भी जरूर कहीं न कहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। हमने अपने दुपट्टे से उसका माथे का पसीना साफ किया। यहाँ अभी उन्हें कोई घर कोई मकान न मिला। कोई भी एक अकेली औरत और बच्चे को मकान देने को तैयार न था। पहन ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई ठिकाना न मिला। एक रात तो जैसे तैसे सड़क पर गुजर गई, लेकिन दूसरे दिन ही शाहजर को बहुत तेज बुखार हो गया। अब उसके पास ना तो कुछ खाने के पैसे थे और न ही शाह का इलाज करवाने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने इकलौते सहारे को कैसे बचाए। उसकी हालत खराब से खराब तर होने लगी। वो थक हार कर लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे न आया। मजबूर होकर उसे उठाकर सरकारी अस्पताल ले गई, लेकिन वहां पर उन लोगों ने कह दिया कि किसी बड़े अस्पताल लेके जाओ, उसे बुखार की वजह से झटके लग रहे हैं, अगर वक्त पर इलाज न हुआ तो शायद बचाना मुमकिन नहीं। एक मां के लिए इस तरह के अल्फाज सुनना भी सुहाना रूह था। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में न रखने का कह दिया। डॉक्टर का कहना था कि उसे बड़े अस्पताल लेके जाए। वापस आके उसी सड़क पर बैठ के जहाँ उसने गुज़श्ता रात बिताई थी। आधी रात अपने बेटे को गोद में रखे रोती रही। रोने के अलावा कोई और रास्ता नजर न आया। जब अचानक रात के एक पहर शाह को फिर से झटके लगने लगे, वो बुरी तरह से रोने लगी और आगे पीछे लोगों को मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे न आया। वो शाहजर को लेकर पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। शाह को बिल्कुल छोटा सा बच्चा ना था। उसे इस तरह से उठाकर भागना आमना के बस में ना था, लेकिन इस वक्त वो कोई औरत नहीं बल्कि सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे की जान बचाना चाहती थी। वो हर दरवाजा पीटने लगी, हर किसी को मदद के लिए पुकारने लगी, जब एक लड़की ने अचानक उसे पीछे से हिलाया।
इसे अस्पताल लेके जाए, इस तरह सड़क पर तो ये मजीद बीमार हो जाएगा। लड़की ने समझाना चाहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अपने बच्चे के इलाज के पैसे तक नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास इस बच्चे के अलावा कुछ नहीं है, मेरी कुल कायनात है। आमना ने बलक बलक कर रोते हुए कहा, लेकिन सामने खड़ी लड़की को बच्चे पर तरस आ गया। आप उठाए इसे और अंदर लेकर चले, मेरे घर डॉक्टर को बुलवाती। उसके कहने की देर थी कि आमना शाहजहां को उठाया उसके साथ चल दी। वो एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ 2 कमरे, एक बरामदा था। उसे यहाँ लाए, उसने बेड की तरफ इशारा किया। इसे यहाँ लाए, उसने बेड की तरफ इशारा किया। फोन उठाकर डॉक्टर को बुलाने लगी। उसके कहने पर कुछ ही देर में डॉक्टर से चेकअप करने को आ गया। डॉक्टर ने यही कहा कि इसे किसी बड़े अस्पताल में दाखिल करवाएं। फिलहाल मैंने दवाई दे दी है, लेकिन आप जल्द से जल्द इसे किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर की उम्मीद देने पर आमना को थोड़ा हौसला हुआ। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं नहीं जानती। आमना की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। उफ, बहनों को शुक्रिया अदा नहीं करते, उन्हें दुआएं देते हैं। मेरा नाम नगीन अहमद है। अहमद मेरे शोहर का नाम है, वो आर्मी में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। उसके अंदाज में बच्चों जैसी खुशी थी, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वतन तो सबसे पहले आता है ना, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो बेफिक्र होकर जाए, मैं अपना और बेबी का बहुत ख्याल रखूंगी। नगीन ने शर्माते हुए कहा। हमने अपनी टेंशन में इस हद तक डूबी हुई थी कि वो तो भूल ही गई कि सामने खड़ी लड़की ने अपना वजूद एक चादर में छुपा रखा है। आप फिक्र न करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये मगरूर नाक वाला शहजादा, नगीन ने शरारत से कहा तो आमना मुस्कुरा दी। बेशक वो इंतहाई हसीन और कम उम्र लड़की थी, ज्यादा से ज्यादा भी उसकी उम्र 23 साल थी। अब यहाँ अकेली रहती हैं? आमना ने पूछा। पहली बात मैं आप में, तुम और दूसरी बात मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, मेरे साथ एक मुलाजमा रहती है, लेकिन क्या फायदा, सारा दिन मेरे सर पर सवार रहती है और रात को जब मुझे डर लगता है अपने घर चली जाती है। मैं कहती हूँ फायदा क्या है इसी मुलाजमा का। नगीन तेज तेज न जाने क्या क्या बोली जा रही थी, लेकिन आमना कभी उसकी मासूम बातों पर हंसती तो कभी उसकी खूबसूरत आंखें देखती। खैर कुछ दिन आप यहीं रुके मेरे पास, ताकि उस रजिया को बता सकूं कि देखो तुम रात को मेरे पास रहो ना रहो, लेकिन मेरी बहन आ गई है कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए, आप रहेंगी ना मेरे पास कुछ दिन। बोलते बोलते उसके पास आकर बैठ के उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली। वैसे भी आमना का कौन सा कोई ठिकाना था जो वो हो जाती, इसलिए खामोशी से हामी भर ली, क्योंकि जब तक शाह ठीक नहीं हो जाए तब तक वो कहीं जाने की कंडीशन में नहीं थी। हाय दिल खुश कर दिया। खुशी से वो चहकी, लेकिन अगले ही लम्हे वो दर्द की वजह से वापस बैठ गई। एक बार फिर ये बाहर आ जाए, फिर देखना मुझे कितनी मार खाएगा। उसे नगीन के बात पर एक बार फिर से हंसी आ गई। वो अपने अभी तक न पैदा हुए बच्चे को पीटने की बात कह रही थी। खैर जब ये मगरूर नाक वाला शहजादा उठेगा ना, तब आप इसे कहिएगा कि मैं कोई गैर नहीं हूँ, बल्कि इसकी आनी हूँ। वो क्या है ना, मेरी कोई बहन नहीं है। मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि कोई बच्चा मुझे आनी कहकर पुकारे, इसलिए तो मैंने आपको अपनी बहन बना लिया था कि ये मगरूर नाक वाला शहजादा मुझे आनी कहकर पुकारे। हाय कितना मजा आएगा। एक बार फिर से बच्चों की तरह खुश होकर बोली। अब आप भी थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी जाग रही हूँ, मेरे शहजादे को जिस चीज की जरूरत हुई तो इसकी आने से दे देंगी। नगीन ने इतनी अपनाइयत से कहा कि आमना से मना न कर पाई। सारी तैयारी हो चुकी थी। आराध्या ने बड़ी बेदिली से बैग पिक किया। आराध्या काफी उदास थी, जो हमजा कब से नोट कर रहा था। आराध्या तुम इतनी परेशान क्यों हो, आखिर क्या हुआ क्या है? हमजा क्या हम यहाँ कुछ दिन और नहीं रह सकते? वो अपना डर तो नहीं बता सकी, लेकिन यह भी सच था कि उसका उदास रहना हमजा से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो बार बार वजह जरूर पूछेगा। और आराध्या के पास कोई वजह ना थी। नहीं आराध्या, अब हमें वापस लौटना होगा, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर कराची में है। हमजा ने मोहब्बत से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। आराध्या ने बताने का फैसला किया, क्योंकि अब कोई और चारा ना था। हाँ बोलो ना, तुम निशी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। हमजा ने एक मोहब्बत भरी निगाह अपनी सोई बेटी पर डाली। नहीं निशी, ये आपके बारे में नहीं है। वो दरअसल एक मिनट आराध्या, शाह ने मुझे बताया था कि तुम्हारा माजी इस लायक नहीं है कि इसे किसी के साथ शेयर किया जा सके, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी तल्ख यादों को याद करके एक बार फिर से उदास हो जाओ। अगर ये बात तुम मुझे बताना चाहती हो तुम्हारी माजी से जुड़ी है तो मैं नहीं जानना चाहता। हमजा ने उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन हमजा इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, हमजा का फोन बज उठा। मैंने कहा ना हम कराची में बहुत काम छोड़कर आए हैं, ये फोन भी कराची से आ रहा है, हमें कल हर हाल में कराची वापस जाना ही होगा। तुम सामान पैक करो, मैं ये कॉल सुनकर आता हूँ। बस इतना कहकर वो फोन उठाकर बाहर चला गया, जबकि आराध्या खामोशी से वहीं बैठ गई। गाड़ी में खामोशी थी, ना रेस कुछ बोला ना ही गनवा। शायद वो पहली दुल्हन थी जिसकी रुखसती एक जेल से हुई थी। हर लड़की की तरह गनवा के भी कुछ जज्बात और कुछ ख्वाहिशात थी। कम से कम उसने अपनी रुखसती एक जेल में हो ऐसा कभी नहीं सोचा था।
बाप से अलग होते हुए बहुत रोई। उसकी मासूम बहन ने भी उसकी शादी के कितने ख्वाब सजाए थे, लेकिन कितना बुरा हुआ था सब कुछ। उसका अचानक निकाह, और निकाह में उसकी लाडली बहन शामिल नहीं। उसका बाप जेल में था। उसका शौहर जो मिन्नतें करके निकाह पर राजी हुआ था। क्या जिंदगी थी उसकी। उसका एटीट्यूड, सेल्फ डिफेंस, कॉन्फिडेंस, सब कुछ मिलिया मिल हो चुका था। उसका दिल चाह रहा था कि आज वो धाड़े मार मार कर रोए, जबकि रेस की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो गन्ना के दुख और तकलीफ को समझ रहा था। वो समझ सकता था कि वो सब किस हाल में है। जब से लाला ने बताया था कि गनवा ये शादी वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने बाप की मर्जी से कर दी है, उस शादी को लेकर उसके अंदर कोई जज्बात न थे। दिल पुरसुकून हो चुका था। उसे यकीन था जो चीज दिल से मांगी जाए वो जरूर मिलती है, और गन्वा तो उसकी मोहब्बत थी जिसको उसने दिल से मांगा था, और आज वो उसके साथ थी। तो वो अम्मी से मिलकर बहुत खुश हो गई। वैसे तो अम्मी को मेरी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वलीमा बहुत धूमधाम से करूंगा। मैं समझ सकता हूँ तुम जिन हालात से गुजर रही हो, इस सब में इस तरह की बातें तुम्हें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन तुम शायद नहीं जानती मैं मीडिया में हूँ, और अगर यही न्यूज फैल गई कि मैंने अचानक शादी कर ली है तो न जाने क्या क्या खबर बन जाएगी। इसलिए ज्यादा लोगों को न सही, लेकिन अपने सर्कल के लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। रेस इतना रिलैक्स कैसे था, कन्वा समझ नहीं पा रही थी। सुबह की बेइज्जती को भुलाकर वो बिल्कुल नॉर्मल कैसे था। उसे घर लेकर आया और अपनी बीमार माँ से मिलवाया। कन्वा को उसकी माँ को देखकर बहुत बुरा लगा, जो काफी बुरी हालत में थी। टीबी की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। कन्वा को उम्मीद न थी कि वो इतने खुले दिल से उसे कबूल करेंगी। उन्होंने जब उसे अपने गले लगाया तो वो फूट कर रो दी। जबकि रेज ने फोन पर उनके निकाह के बारे में सब कुछ बता चुका था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी बहू के इस्तकबाल के लिए कुछ न कर पाई। माँ की नरमा बुलाई आगोश पाकर गन्वा नींद की वादियों में कहीं खो गई। रेज तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, गन्वा बेटी मेरे पास ही सोएगी, अम्मा ने कहा। तो रेज ने मुस्कुराकर गन्वा को देखा जो मजे से उसकी माँ की गोद में सो रही थी। अब तो तुम्हारी ही है सारी जिंदगी भर देखते रहना, माँ ने शरारत से कहा। तो रेस कमरे में चला गया। 1 घंटे का वक्त गुजरे भी न जाने कितना वक्त गुजर चुका था, लेकिन अबान अभी तक अपने कमरे से बाहर न निकली। शाह उसकी कंडीशन को खूब समझ रहा था, इसलिए उसने भी उसे बिल्कुल डिस्टर्ब न किया। उसका फोन मुकम्मल लॉक था, सिवाय उस वीडियो के वो तो न किसी को फोन कर सकती थी और न ही उसके फोन में कुछ चेक कर सकती थी। वैसे तो जानता था कि उसकी अबान इतनी अक्लमंद नहीं है जो अपने बाप की वीडियो को छोड़कर कुछ और चेक करे, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी एहतियात बरती थी। तकरीबन 2.5 घंटे से वो टीवी के सामने बैठा था। बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो वो उठकर अपने कमरे में चला आया। उसने जहां अबान को छोड़ा था वहीं बैठे रोई जा रही थी। उसे अपनी प्रिंसिपल पर बहुत तरस आया। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन वो क्या करता, वो मजबूर था। उसे अपनी आनी और अपनी माँ का बदला लेना था। वो अपनी माँ के कातिल को शायद माफ कर देता, लेकिन अपनी आनी की इज्जत के लुटेरे को वो कभी माफ नहीं करेगा। तो क्या फैसला किया तुमने? सारा तरस और मोहब्बत एक तरफ रखकर उसने सर्द मोरी से पूछा। उसकी आवाज सुनकर अबान उठकर खड़ी हो गई। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं आपके साथ कराची जाने को तैयार हूँ। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। प्लीज मेरे बाबा को छुड़वा दें। मैं अब कभी आपसे भागने की कोशिश नहीं करूंगी। रोने की वजह से अबान का सारा जिस्म लहस रहा था। वो तो मैं जानता हूँ कि तुम जो कहो मैं, लेकिन तुम कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ कि लाला से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ना तुम उसकी बेटी हो ना ही वो तुम्हारा बाप। शाबाश बोलो, तुम सिर्फ शाह की हो। तुम्हारा जीना मरना, हंसना बोलना, सोना जागना सब कुछ सिर्फ शाह का है। बोलो। वो जोर से ठाड़ा। मैं सिर्फ आपकी हूँ, अबान रोते हुए बोली। हाँ गुड गर्ल, आगे शाबाश। शाह ने मोहब्बत से पिचकारा। बाबा से क्या कहा तुमने? शाह ने गुस्से से घूरा। मेरा मतलब है हयात लाला से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा सिर्फ आपसे रिश्ता है। लाला मेरा कुछ नहीं लगते। उसकी कांपती आवाज पर शाह ने मुस्कुराकर अपनी बाहें खोली। अबान ने मतलब समझकर फौरन उसके सीने पर सर रखा। अबान की पेशकदमी पर शाह ने मुस्कुराकर उसे अपने बाजू में उठाया और बेड पर लाकर उस पर झुकने लगा। जब अबान ने उसके सीने पर हाथ रखा, शाह पहले मेरे शाह के घूमने पर अबान एक बार फिर से कांपी। मेरा मतलब है हयात लाला अपने बाप को इस तरह से मुखातिब करते हुए अबान की आंखें भर आई। शाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, खास करके अपनी प्रिंसेस से किया हुआ वादा बिल्कुल नहीं। शाह ने कहते उसे अपनी तरफ खींचा, उसका हाथ पकड़कर फिर से उस पर झुका। जब अबान ने अपने बाजू उसके हाथ से आजाद करवाना चाहा, शाह ने
शाह ने बड़े गौर से उसकी मज़ामत देखी, लेकिन फिर अचानक ये मज़ामत दम तोड़ गई। अबान अपने बाप की आज़ादी पर रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए अपना आप खुद ही शाह के हवाले कर दिया। ये रात शाह की जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, जो उसकी प्रिंसेस अपनी मर्जी से उसके साथ थी, जो सिर्फ उसकी थी। किसी हयात लाला का उस पर कोई हक न था। रात आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पर जा रही थी। अबान को न जाने क्यों यकीन था कि शाह ने उससे झूठ नहीं कहा था, वो उसके बाबा को जरूर आजाद करवा देगा। तुम जानना चाहती हो वो परी कौन है अबान, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? अबान का सर शाह के सीने पर था। उसके बालों को नरमी से सहलाते हुए शाह ने पूछा। हाँ, अबान चाहकर भी इनकार न कर पाई। वो परी तुम हो अबान, मैंने पहली बार तुम्हें बारिश में देखा था। उस दिन तुम किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। एक पल में मैंने फैसला कर लिया था कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। फिर तुम मुझे एक दुकान में नजर आई। तुम उस दिन भी मेरे होश उड़ा गई थी। मैं वहां किसी की तलाश में था। क्या कर रहा था मैं नहीं जानता था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम लाला की बेटी हो। तुमने उस दुकान से काजल खरीदा था ना? शाह ने उसे कुछ देखकर कुछ याद करवाना चाहा, लेकिन अबान कुछ ना बोली। एक मिनट यहीं रुको, सोना मत, मैं अभी आता हूँ। उसे खुद से अलग करके शाह उठा और कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 2 ही मिनट में वो वापस आया। उसके हाथ में कोई चीज थी। वो बिल्कुल अबान के करीब वापस आ बैठा। उस दिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। ये मेरी तुम्हारे लिए खरीदी हुई पहली चीज थी। उसने काजल की डिब्बी उसके सामने किया। अबान ने हैरत से देखा। मुझे पता है तुम्हें काजल बहुत पसंद है, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें एक बार भी काजल लगाए हुए नहीं देखा। अगर तुम लाला की बेटी न होती तो शायद हमारी शादी इन हालात में नहीं होती। मैं धूमधाम से तुम्हारे घर बारात लेकर आता और तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने साथ ले जाता, लेकिन फिर लाला ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं जानता हूँ लाला के बारे में जो कुछ बताऊंगा तुम उस पर यकीन नहीं करोगी, क्योंकि तुम उसकी बेटी हो। कोई भी बेटी अपने बाप के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं सुनना चाहेगी, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ अबान। मैं अपनी जिंदगी किसी झूठ के सहारे शुरू नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी की बस एक ही हकीकत है कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। हाँ, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, शाह ने सरदाफ भरकर कहा। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ अबान। तुम्हारे बाबा ने नहीं प्लीज नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। आप प्लीज मुझे कुछ मत बताएं। मेरे बाबा ने कहा था कि उनसे कोई गलती हुई है, आप उसकी सजा दे रहे हैं मुझे। यकीनन मेरे बाबा की गलती इतनी छोटी नहीं होगी। मैं जानती हूँ मेरे बाबा से जरूर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपको नहीं कहूंगी कि मेरे बाबा को माफ कर दे, बस इतना, उनको आजाद कर दे। मैं उन्हें जेल की 4 दीवारी के पीछे नहीं देखना चाहती। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूंगी। आप चाहते हैं मैं आपके साथ कराची जाऊं, मैं चलूंगी आपके साथ, बस मेरे बाबा को आजाद कर दे। आप चाहते हैं कि मैं बाबा से कोई ताल्लुक ना रखूं, उनको बाबा भी ना कहूं, मुझे सब मंजूर है, बस आप बाबा को आजाद करवा दें। ना चाहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शाह ने उसे थाप कर अपने सीने से लगाया। तुम्हें पता है बानी, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 औरतों से मोहब्बत की। एक मेरी माँ, दूसरी मेरी आनी और तीसरी तुम। मेरी माँ और मेरी आनी मेरे साथ नहीं निभा पाई, वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हमेशा अपने पास रखूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम 3 औरतों से मोहब्बत की है, और शायद अपनी माँ और अपनी आने से इतनी नहीं जितनी कि तुमसे। देखो ना, तुम्हारे सदके में अपनी माँ और अपनी आने के गुनाहगार को जिंदा छोड़े जा रहा हूँ। बस तुम कभी मुझे मत छोड़कर जाना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। शायद मर जाऊंगा, और अगर ना मरा तो शायद पागल हो जाऊंगा। वादा करो कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसे खुद से अलग करके उसके कंधे थामे उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था, मैं वादा करती हूँ मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या आप मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? अबान की पहली बात में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, लेकिन उसकी दूसरी बात से वही मुस्कुराहट के गायब हो चुकी थी। लाला को लेकर अब तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, उसके लहजे में धमकी थी। मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, अबान ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्यों नहीं, मैं कल सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी बहन के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उस पर जाहिर करना होगा कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, और इंशाल्लाह तुम आगे भी मेरे साथ बहुत खुश रहोगे। और इससे ज्यादा अपने आप को यकीन दिला रहा था। फिर उसका सर एक बार फिर से अपने सीने पर रखकर लेट गया। अपनी सोचों में गुम, न जाने कब अबान की आंख लग गई, लेकिन वो सो ना पाया। वकार ने अपनी मर्जी से अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली। जब उसके घर ले गए तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी को कबूल करने से इनकार कर दिया। उनका फैसला था या तो उस लड़की को तलाक दो या यही घर छोड़कर चले जाओ। जब बहुत कोशिश के बाद भी वकार मलिक ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। अपने खानदान से दूर वकार मलिक ने अपना घर बना लिया। वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे।
बहुत जल्द कामयाबी ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। उनके हाँ बेटे की पैदाइश ने उनकी खुशियों को दोबाला कर दिया। हमजा उनकी पहली खुशी था, लेकिन जिंदगी उनका साथ ना निभा पाई और एक कार एक्सीडेंट में वकार और हमीदा इंतकाल करके बेटे की वफात पर दिलावर मलिक फूट फूट कर रोए, लेकिन उनके बेटे हमजा को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उस बच्चे से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अपना घर छोड़ते ही हमजा एक यतीम खाने में आया। करोड़ों की जायदाद का मालिक होने के बावजूद भी उसका हक न मिला, मगर उसके माँ बाप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो इसमें हमजा की क्या गलती थी? अगर आखिर उसको इसका हक क्यों नहीं दिया गया? वो हमेशा से अपना खानदान पहचानता था। वो जानता था कि वो दिलावर मलिक का पोता है, लेकिन उसे हक जताने की इजाजत भी ना दी गई थी। उसे बस इतना पता था कि इस दुनिया में अहमियत सिर्फ पैसे वाले लोगों की है। वो पैसा कमाना चाहता था, इतना पैसा कि वो अपने दादा दिलावर मलिक के आगे खड़ा होकर बता सके कि उसका पोता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी ये ख्वाहिश दम तोड़ गई। अब उसके दिल में दिलावर मलिक का सामना करने की ख्वाहिश खत्म हो गई। वो क्यों हर किसी को बताता फिरता कि वो दिलावर मलिक का पोता है? अब उसकी अपनी एक पहचान थी। लोग हमजा मलिक को जानते थे, लेकिन आज इतने सालों बाद दिलावर मलिक ने उसे फोन किया था। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। वो अपनी आखिरी वक्त में अपने पोते का साथ चाहते थे। उनसे मिलने की ख्वाहिश के उसके दिल में नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि उससे कोई राज बताना चाहते हैं। न चाहते हुए भी वो उनसे उनकी बात में दिलचस्पी लेना पड़ी। उनका कहना था कि उसके माँ बाप का इंतकाल एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब से दिलावर मलिक का फोन आया, हमजा को एक पल भी चैन ना था। वो जल्द से जल्द कराची जाना चाहता था, जबकि आराध्या उसकी परेशानी की वजह नहीं जान पा रही थी। आप कब वापस आएंगे? नगीन कब से फोन कान से लगा एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी, जबकि उसकी मासूम सी बातों पर आमना मुस्कुरा रही थी। उसे यहाँ रहते 1 महीना हो चुका था। नगीन ने उसे वापस न जाने दिया, और वैसे भी आजकल नगीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। 9 महीने मुकम्मल हो चुके थे। उसे कभी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती थी। ऐसे में किसी न किसी का उसके पास होना बहुत जरूरी था। उसके शौहर ने खुद आमना से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके पास रहे, तो आमना ने भी उसे अकेले छोड़कर जाने का फैसला छोड़ दिया। उसका शौहर अहमद रोज की उसे फोन करता, नगीन सच में बहुत मासूम थी और बहुत शरारती थी। वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से हर किसी को अपना दीवाना कर देती। वो खुद वो मगरूर नाक वाले शहजादे की दीवानी थी, और उसका शहजादा भी आनी आनी करते उसके आगे पीछे घूमता था। शाहजहां जानता था कि उनका आगे पीछे कोई नहीं है, और जब उसकी माँ ने बताया कि वो उसकी खाला है, तो वो समझ गया था कि उसकी माँ ने उसका झूठ बोला है। लेकिन उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास के होते हैं, और उसे एहसास ने उन्हें ये रिश्ता दिया था जिसमें उसकी आनी उसे माँ की तरह अजीज हो गई। अहमद से बात करके वो आमना के पास आ बैठी। क्या कह रहे थे अहमद भाई ने, कब वापस आएंगे? आमना ने पूछा, क्योंकि सिर्फ आमना अहमद की फोटो देखी थी। वो कहते हैं अभी कुछ पता नहीं, नगीन ने उदासी से जवाब दिया, जिस पर आमना मुस्कुराए। तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। वो भी तो तुम्हें बहुत याद करते होंगे जैसे कि तुम। आमना ने कहा तो नगीन शर्माई। और वैसे भी तब तक मेरी प्यारी सी बेटी या बेटा भी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपको तो बस अपने आने वाले बेटे या बेटी की फिक्र है। जरा मेरे बेटे के बारे में सोचे, अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। नगीन ने घड़ी की तरफ देखा जो 1 बजा रहा था। आमना जब से इस घर में आई थी वो शाहजर की फिक्र से बिल्कुल आजाद हो चुकी थी, क्योंकि नगीन उससे ज्यादा शाहजर का ख्याल रखती। उसकी फिक्र पर वो मुस्कुराई। 1 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, उसे आते हुए भी 10 मिनट लग जाएंगे। तुम बैठो यहाँ, मैं जरा उसके लिए कुछ खाने को बना लूं, क्योंकि भिंडी की सब्जी देकर उसका मुंह बन जाएगा। आमना मुस्कुराते हुए उठी, जिस पर नगीन भी मुस्कुरा दी। शाह की जब आंख खुली तो उसने हाथ बढ़ाकर अबान को अपने करीब करना चाहा, लेकिन वो वहां नहीं थी।